अंतेनाग कुछ दिन बाद वापस लौटकर मगध आ गया था। उसे देखते ही सबसे पहले सम्राट ने उससे आम्रपाली के बारे में पूछा। एक किनारे पर आकर अंतेनाग ने सम्राट से कहा कि भीम गांव में बाढ़ आ गई है और आम्रपाली का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये सुनकर सम्राट हैरान थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते उनकी बातें राजमाता ने सुन ली थी। वो उनके पास आते हुए कहती हैं, पुत्र बिंबिसार आम्रपाली के पास अंतेनाग क्यों गया था? सम्राट अब आम्रपाली के लिए चिंतित हो उठे थे, लेकिन राजमाता के सवाल का जवाब दिए बगैर वो वहां से नहीं जा सकते थे। उन्होंने मन में कहा, हमारा हृदय कह रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन आम्रपाली के साथ हमने नहीं सोचा था। हम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते, हमें उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। लेकिन राजमाता से क्या कहें? राजमाता ने सम्राट पर जोर दिया और कहा, बताओ पुत्र, क्या बात है? तुम सिर्फ आम्रपाली के बारे में जानने के लिए इतनी महत्वपूर्ण पूजा छोड़कर यहाँ आए हो? सम्राट और समय नहीं गवा सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा, राजमाता, आम्रपाली जिस जगह पर रहने गई हुई थी वहां बाढ़ आ गई है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमें जाना होगा। जाना होगा? ये क्या कह रहे हो? जब आम्रपाली ने तुमसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं और उसने मगध भी छोड़ दिया, तो फिर तुम क्यों उसे ढूंढने जाना चाहते हो? वो जहाँ भी होगी कुशल होगी। तुम्हें इस वक्त पूजा पर ध्यान देना चाहिए। तब सम्राट का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने सबसे पहले अंतेनाग को आदेश देते हुए कहा, जाओ, जाकर हमारे निकलने की तैयारी करो। हम अभी भीम गांव के लिए निकलेंगे। सम्राट की बात मानकर अंतेनाग वहां से चला गया, लेकिन वही महालक्ष्मी की पूजा स्थल के पास खड़ी चेलना इन सब से अनजान थी। लेकिन अचानक से सम्राट का वहां से चले जाना उसे भी परेशान कर रहा था। उसने मनी मन अटकलें लगाते हुए खुद से कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो सम्राट को जाना पड़ा? सुबह सुबह किस बात की चिंता होने लगी है उन्हें, जिसके समाधान के लिए वो एक पल भी यहाँ नहीं रुके? कुछ तो चल रहा है सम्राट के मन में, अन्यथा वो ऐसे कभी नहीं जाते। खैर, हम क्यों चिंता कर रहे हैं? राजमाता गई तो है ना, वो खुद ही सम्राट को लेकर आ जाएंगी। लेकिन वहीं अंतेनाग के जाने के बाद सम्राट ने गहरी सांस ली और राजमाता से कहा, बड़ी माँ आम्रपाली मगध से गई नहीं थी, बल्कि हमने उन्हें भेजा था ताकि वो यहाँ से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर रह सके। लेकिन हमें नहीं पता था कि जहाँ वो रह रही हैं वहाँ भी संकट उनके सिर पर आन पड़ेगा। सम्राट की बातें सुनकर राजमाता की भौहें सिकुड़ गईं। उनके माथे पर शिकन पड़ने लगी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? तब सम्राट ने उनकी उलझन को दूर करते हुए कहा, बड़ी माँ, हमारा और आम्रपाली का विवाह संभव है, लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसे उपाय को पूरा करना था जिसके पश्चात ही हमारा विवाह सफल हो पाता। लेकिन उस उपाय की पूर्ति के लिए आम्रपाली को मगध से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर हमने रहने के लिए भेजा था, और ये सब ढोंग रचा था कि हमारा शत्रु उनकी जान का दुश्मन ना बन बैठे। कहते हुए सम्राट ने राजमाता को सारी बात समझाई, जिसे सुनने के बाद राजमाता की आंखें फैल गईं। वो अचंभित थी, क्योंकि जिस उपाय के बारे में सम्राट ने उन्हें बताया था वो उनके लिए भी स्वीकार करना असंभव था। उन्होंने हैरानी से कहा, इतनी बड़ी बात पुत्र तुमने हमें अब बताई है? सम्राट को तुरंत वहां से निकलना था। उन्होंने राजमाता से क्षमा मांगते हुए कहा, बड़ी माँ, हमने जो भी कुछ किया हमारे और आम्रपाली के भविष्य के लिए किया। हम आम्रपाली के बिना नहीं जी सकते। हमने कुल गुरु के बताए हुए उपाय को स्वीकार किया और उन्हीं के कहने पर आम्रपाली के साथ गंधर्व विवाह भी किया। हमें उम्मीद है कि आप हमें समझेंगी, लेकिन इस वक्त हम आपको और ज्यादा कुछ नहीं बता सकते राजमाता। हमें अभी के अभी आम्रपाली को ढूंढने जाना होगा, हमें क्षमा कीजिए। इतना कहकर सम्राट सीधे वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद भी राजमाता उसी स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ी रही। इधर सम्राट के ना आने पर गांधार के राजकुमार ने रानी चेलना से कहा, सम्राट आ क्यों नहीं रहे? पूजा का मुहूर्त निकले जा रहा है। तो चेलना ने जवाब दिया और कहा, आप लोग यहीं रुके, हम बस अभी सम्राट को लेकर आते हैं। शायद वो किसी कार्य में उलझ गए होंगे। इतना कहकर चेलना ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी राजमाता वहां आ गई। उन्हें देखकर चेलना रुक गई और कहती है, लीजिए, राजमाता आ गई। इसका मतलब सम्राट भी आते ही होंगे। जैसे ही चेलना ने अपनी बात पूरी की, राजमाता ने अपने कठोर स्वर में सभी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, सम्राट नहीं आ रहे हैं। वो आज की पूजा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए राजमाता के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनकी बातें सुनकर वहां खड़े सभी राजकुमार, मगध के सभा सदस्य, रानी चेलना दुविधा में आ चुके थे। गांधार के राजकुमार ने हैरान होते हुए पूछा,
राजमाता, इससे अच्छा मुहूर्त दोबारा कभी नहीं आएगा। आप जानती है ना कि पूजा के पश्चात हम अपने व्यापार का शुभारंभ करने वाले हैं, लेकिन जब ये पूजा ही नहीं होगी तो फिर हम अपना कार्य कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो राजमाता ने निर्णय सुनाते हुए कहा, सम्राट जिस कार्य के लिए गए हैं वो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूजा से भी ज्यादा उनके लिए वो कार्य आवश्यक है। लेकिन राजकुमार, आप निश्चिंत रहिए, ये पूजा हम करेंगे। उसके पश्चात आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, परंतु सम्राट के वापस लौटने तक आपको यहीं रुकना होगा। एक तरफ राजमाता ने सम्राट के जाने के बाद परिस्थितियां संभालने की पूरी कोशिश की, तो दूसरी तरफ सम्राट अपने घोड़े पर सवार होकर अंतेनाग के साथ सीधे भीम गांव की तरफ बढ़ गए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें भीम गांव पहुंचने में 2 दिन भी नहीं लगे। दूसरे दिन शाम होते तक सम्राट भीम गांव पहुंच चुके थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन भारी प्रलय दिखाने के बाद अब आसमान भी उदास था। उसमें अभी भी कुछ बादल छाए हुए थे। सम्राट ने जैसे ही भीम गांव में पैर रखा, वहां की स्थिति देखकर वो स्तब्ध हो गए। पूरा गांव नदी की चपेट में आ चुका था। आधे से ज्यादा मिट्टी के घर पानी में डह चुके थे। नदी, जो कि अपने साथ गाद बहा कर लाई थी, पूरे गांव में दलदल की तरह जम चुकी थी। ये सब देखकर सम्राट ने गांव के अंदर प्रवेश किया। सम्राट अपने असली रूप में वहां पहुंच चुके थे। इससे जैसे ही गांव वालों ने उन्हें देखा, भागते हुए उनके पास आ गए। सभी को लग रहा था कि सम्राट उनकी स्थिति देखने के लिए आए हैं और उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। इसलिए सभी उनके रास्ते में आकर उनका अभिवादन कर अपनी अपनी समस्याएं रखने लगे, अपना दुख व्यक्त करने लगे। उनकी स्थिति देखकर सम्राट का हृदय भी विचलित हो उठा था। वो आम्रपाली के पास जल्द से जल्द जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सबको हिम्मत और सांत्वना देते हुए कहा, आप सभी डरिए मत। जल्द ही हमारे सैनिक आप लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। जिस जिसके सदस्य लापता हो गए हैं, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जिनके कहते हुए सम्राट के शब्द अपने आप खत्म हो गए। उनके अंदर की धड़कन अपने आप ही बढ़ गई। उन्होंने अपने बगल में चल रहे अंतेनाग से कहा, तो मैंने संभालो, हम अभी आए। इसके बाद सम्राट वहां से आम्रपाली के पास बढ़ गए और अंतेनाग लोगों की भीड़ को संभालने लगा। सम्राट आम्रपाली के घर के पास आए। घर का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर ढेर सारी मिट्टी जमा थी। दिन अभी पूरी तरह से ढला नहीं था, इसलिए शाम की हल्की हल्की रोशनी घर के अंदर जा रही थी। सम्राट ने गहरी सांस ली। उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो अंदर की स्थिति देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। घर की छत पूरी तरह से ढह चुकी थी और वो टूटकर घर के अंदर ही गिर पड़ी थी। घर का पिछला भाग पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और जो आम्रपाली का कक्ष था, वहां पर अब सिर्फ मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे थे। सम्राट जिस कक्ष में खड़े थे, उस कक्ष को छोड़कर पूरा घर बर्बाद हो चुका था। सम्राट घबराते हुए पूरी ताकत के साथ आम्रपाली को पुकारते हैं, आम्रपाली, आम्रपाली कहाँ है आप? देखिए, हम वापस आ गए। आम्रपाली, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम वापस आ गए हैं। लेकिन हवा की सरसराहट के अलावा और किसी की भी आवाज वहां सुनाई नहीं दी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सब देखकर सम्राट की स्थिति गंभीर होने लगी। उन्होंने एक बार फिर आम्रपाली को उसी स्थान पर खड़े होकर आवाज लगाई, आम्रपाली, आप बाहर आ जाइए। देखिए, आपके सम्राट वापस आ गए। लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया सुनाई नहीं दी। सम्राट अब और बेचैन हो गए। वो तुरंत जगह जगह की मिट्टी और लकड़ियां हटाकर आम्रपाली को ढूंढने लगे। वो इधर उधर हर जगह उस कक्ष में आम्रपाली को पागलों की तरह ढूंढने के बाद घर के बाहर आ जाते हैं और गांव में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए खुद से कहते हैं, अवश्य आम्रपाली लोगों की सहायता के लिए उनके पास गई होंगी, हमें उन्हें बाहर ढूंढना चाहिए। इसके बाद सम्राट वहां से सीधे अंतेनाग के पास आए और कहते हैं, अंतेनाग, आम्रपाली का घर पूरी तरह से टूट चुका है, अवश्य वो लोगों की सहायता के लिए आसपास होंगी। इतना कहकर उन्होंने उनके पास आए लोगों की तरफ देखा और उन सबसे पूछा, इस गांव में पिछले कुछ महीने पूर्व अमृता और उनके भाई विभूति आकर ठहरे हुए थे। क्या आप सब हमें उनके बारे में बता सकते हैं? वो दोनों कहाँ गए होंगे, या फिर बाढ़ के दौरान आप लोगों ने उन्हें कहीं देखा? अमृता और विभूति का नाम सुनकर लोग उनके बारे में सोचने लगे। तब किसी ने कहा, सम्राट, उस दिन जिस तरह की बाढ़ आई थी, ऐसी बाढ़ गांव के इतिहास में कभी नहीं आई। गांव की दोनों नदियां उफान पर थीं। लोग अपने प्राण बचाने के लिए गांव से बाहर निकल रहे थे। तभी बाढ़ के एक सैलाब ने सबको डुबो लिया। हमें नहीं लगता कि वो लोग जीवित होंगे। ये सुनकर सम्राट ने तुरंत अपने मन में कहा,
आम्रपाली को कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारी धड़कनों में सांसें हैं तब तक हमें भरोसा है कि आम्रपाली सुरक्षित है। अवश्य वो आसपास होंगी। हमें बाकी लोगों से भी पूछना चाहिए। ये सोचकर सम्राट ने अंते नाग से कहा, अंते नाग, तुम इन लोगों को लेकर दूसरे सुरक्षित गांव जाओ और वहां जाकर आम्रपाली को ढूंढना। तब तक हम यहाँ पर उनकी खोज करते हैं। अंते नाग सम्राट की आज्ञा मानकर लोगों की सहायता के लिए निकल गया और सम्राट आम्रपाली की खोज के लिए। इधर मगध में सम्राट के अचानक चले जाने और राजमाता को इतनी चिंता में डूबे हुए देखकर चेलना को कुछ ठीक नहीं लगा। वो जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए उसने राजमाता से बात करने का निर्णय लिया। वो राजमाता के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी और साथ ही साथ बड़बड़ाते जा रही थी। सम्राट को मगध से गए हुए पूरे 3 दिन हो गए। आखिर ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा कि सम्राट हमसे बिना मिले ही चले गए? हमें भी तो पता चले आखिर वो गए कहाँ हैं। चेलना चलते हुए सीधे राजमाता के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। वहीं राजमाता के पास मुख्यमंत्री वसुदेव खड़े थे। उन्होंने कहा, राजमाता, आपके आदेशानुसार हमने गांधार के राजकुमारों के साथ व्यापार प्रारंभ कर दिया है, लेकिन कौन कौन सी धातु का व्यापार करना है यह अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। गांधार के राजकुमार हमारे साथ हीरों का व्यापार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमने आधे कर में उनके साथ हीरों का व्यापार करना शुरू किया तो मगध आर्थिक संकट से गुजर सकता है और इस समस्या का समाधान है। अगर बिना सम्राट की अनुमति के हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आखिर वो कहाँ गए हैं? राजमाता शांत थी। उनका पूरा ध्यान कहीं और था। मुख्यमंत्री वसुदेव ने उनसे जोर देते हुए पूछा, क्या हुआ राजमाता, कुछ गंभीर बात है क्या? अन्यथा सम्राट के जाने के बाद आप इतनी चिंतित कभी नजर नहीं आई। राजमाता मुख्यमंत्री वसुदेव को सम्राट और आम्रपाली के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर द्वार पर छुपी हुई चेलना पर पड़ गई। चेलना को देखकर राजमाता को सम्राट की बात याद आ गई कि वो आम्रपाली को सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों पूर्व आसपास के गांव में काफी तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। तो सम्राट लोगों की सहायता के लिए वहां गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप गांधार के राजकुमारों को यहाँ मगध में उलझा कर रखें। एक तरफ मगध में गांधार के राजकुमार अलग संकट पैदा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सम्राट आम्रपाली और वर्षकार को ढूंढते हुए थक नहीं रहे थे। काफी देर तक उन्हें ढूंढने के बाद सम्राट एक किनारे पर आकर बैठ गए। उन्होंने उदास होते हुए खुद से कहा, काश हमने आपको अकेला न छोड़ा होता आम्रपाली, तो शायद आप हमसे दूर नहीं होती। न जाने किस संकट में होंगी, कैसी मुसीबत को झेल रही होंगी आप। ये सब हमारी गलती है, हमने आपको खुद से दूर किया है। सम्राट मनी मन खुद को कोस रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से भागते हुए 2 नाव चालक दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। वो भीम गांव के लोगों को आवाज लगा रहे थे, नदी के किनारे चलो, वहां पर हमें एक शव मिला है। ये सुनते ही सम्राट अपने स्थान पर खड़े हो गए। सभी गांव वाले भी डरकर एक दूसरे से बात करने लगे। जिनके परिवार के सदस्य मिल नहीं रहे थे वो सब अंदर ही अंदर अब घबरा रहे थे। सब नदी के किनारे जाने लगे। सम्राट ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वो रुक गए। उनका हृदय व्याकुल हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया और लोगों के पीछे पीछे नदी की तरफ आगे बढ़ गए। नदी के किनारे उस शव के आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। उस शव को देखकर लोग आपस में बातें कर रहे थे। सम्राट को वहां आते हुए देखकर लोग शांत हो गए और सम्राट को शव के पास जाने का रास्ता दिया। सम्राट अभी वहीं दूर से ही उस शव को देख रहे थे। वो किसका शव था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी सम्राट के पास आकर कहता है, सम्राट, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो उसी आदमी का शव है। ये सुनते ही सम्राट का हृदय जोरों से धड़कने लगा। आखिर किसकी थी वो लाश? क्या सम्राट आम्रपाली को ढूंढने में सफल हो पाए?